दोस्तों, जहां हमारा सोलर सिस्टम ख़त्म होता है वहां स्टार्ट होती है काइपर बेल्ट। और काइपर बेल्ट के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट सबसे बड़ी है तो वो है प्लूटो। इनफैक्ट प्लूटो एक ऐसी जगह पर है जहां सनलाइट 1% से भी कम पहुंचती है और उस जगह पर टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, जो कि इतना ठंडा है कि ये आपकी हड्डियों को भी जमा देगा। तो बस यूं समझ लो कि प्लूटो वहाँ है जहाँ अंधेरा है, ठंड है और शायद और भी बहुत कुछ, जिस सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो प्लूटो पर होने वाली है, क्योंकि जब से मैंने स्पेस पर वीडियोस बनाना स्टार्ट किए हैं तब से मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में यही बोला है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। क्योंकि अगर हम गूगल पर भी सर्च करते हैं तो गूगल भी हमें यही बोलता है कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें मरक्यूरी पहला है और नेपच्यून आखिरी प्लैनेट है। अब सवाल ये है कि प्लूटो कहाँ गया। तो ये एक ऐसा सवाल है जो कि मुझे कमेंट्स में सबसे ज़्यादा पूछा गया। वेयर इज़ प्लूटो? प्लूटो कहाँ है? इज़ प्लूटो नॉट इन आवर सोलर सिस्टम? प्लूटो के बारे में शायद आप भूल गए हो। और भाई, अगर सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं तो फिर प्लूटो आखिर कहाँ है? तो यार, आप लोगों के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि टेंशन मत लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। वैसे तो मुझे डेली बहुत से कमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन जिस टॉपिक के ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए हैं वो प्लूटो ही है। शायद लोग ये जानना चाहते हैं कि प्लूटो के साथ आखिर क्या हुआ और आखिर क्यों अब उसे एक प्लैनेट नहीं माना जाता। लोगों के मन में प्लूटो को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, और अगर हमें इन सभी सवालों का जवाब जानना है तो उसके लिए हमें प्लूटो की कहानी को भी शुरू से शुरू करना पड़ेगा। यानी हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा और प्लूटो की डिस्कवरी से लेकर उसके डाउनग्रेड होने तक की कंप्लीट कहानी को डिटेल से डिस्कस करना पड़ेगा। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। मैं हूँ अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फो फैमिली। तो दोस्तों, अगर बात करें प्लूटो की, तो प्लूटो को पूरे 76 सालों तक एक प्लैनेट ही समझा जाता रहा। यानी 1930 में जब प्लूटो को पहली बार देखा गया तो इसे 9th प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया, और फिर 1930 से लेकर 2006 तक यानी पूरे 76 सालों तक इसे एक प्लैनेट ही समझा गया। तो अगर आप 2006 से पहले के स्कूल किड हो तो आपने अपनी स्कूल बुक्स में डेफिनेटली यही पढ़ा होगा कि सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं और प्लूटो आखिरी प्लैनेट है। वेल, प्लूटो काफी लंबे टाइम तक प्लैनेट्स की लिस्ट में था, तो लोगों के लिए शायद ये बात हजम करना मुश्किल है कि प्लूटो अब एक प्लैनेट नहीं है। दोस्तों, 2006 में प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट से हटा दिया गया और उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया। यानी यूं समझ लो कि प्लूटो अब एक प्लैनेट नहीं है बल्कि एक एस्ट्रॉइड है। अगर आप गूगल पर लिखो कि प्लूटो का नेम अब क्या है तो गूगल बोलेगा एस्ट्रॉइड नंबर 134340। अब ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, चलो थोड़ा डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू हुई थी 1905 में, क्योंकि 1905 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पर्सिवल लोवेल। उन्हें ये लगता था कि नेपच्यून आखिरी प्लैनेट नहीं है बल्कि इसके पीछे एक प्लैनेट और भी है जो कि हमारी नज़रों से अब तक छुपा हुआ है। क्योंकि जब उन्होंने यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट्स को अच्छे से स्टडी किया तो उन्हें ये फील हुआ कि कोई चीज़ इन दोनों प्लैनेट्स के ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर रही है, और वो चीज़ और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा प्लैनेट है जिसे वो नाम देते हैं प्लैनेट एक्स। खैर, वो चाहते थे कि वो प्लैनेट एक्स को डिस्कवर करें, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है और उनकी ये डिस्कवरी अधूरी रह जाती है। दोस्तों, पर्सिवल लोवेल की एक ऑब्जर्वेटरी भी थी जिसका नाम था लोवेल ऑब्जर्वेटरी। 1915 में उनकी डेथ हुई थी और 1915 से लेकर 1929 तक यानी पूरे 14 सालों तक उनकी ऑब्जर्वेटरी में काम करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लैनेट एक्स को ढूंढने की भरपूर कोशिश की, बट पूरे 14 साल कोशिश करने के बाद भी वो नाकाम रहे और उन्हें प्लैनेट एक्स नहीं मिला। खैर, 14 साल ऐसे ही गुजर गए और फिर 1929 में एक नए एस्ट्रोनॉमर ने उनकी ऑब्जर्वेटरी को ज्वाइन किया जिनका नाम था क्लाइड टॉम्बाउ। दोस्तों, क्लाइड टॉम्बाउ एक यंग एस्ट्रोनॉमर थे और उन्होंने सिर्फ 1 साल में ही वो काम कर दिखाया जो पिछले 14 सालों में कोई ना कर सका, और वो काम था प्लैनेट एक्स को ढूंढ निकालना। जी हाँ दोस्तों, क्लाइड टॉम्बाउ ने प्लैनेट एक्स को ढूंढ निकाला। वो पूरे 1 साल तक टेलीस्कोप से आसमान के सितारों को देखते रहे और ये कोशिश करते रहे कि उन्हें कोई ऐसा सितारा नजर आ जाए जो कि मूव कर रहा हो, क्योंकि अगर कोई सितारा मूव करता है तो इसका मतलब वो सितारा नहीं है बल्कि एक प्लैनेट है। बिकॉज स्टार अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं बट प्लैनेट नहीं रहते। तो क्लाइड टॉम्बाउ ने पूरे 1 साल तक स्टार्स को अच्छे से ऑब्जर्व किया और जनवरी 1930 में आखिरकार उन्होंने एक ऐसा सितारा ढूंढ निकाला जो कि अपनी जगह से हिल रहा था। पहले तो उन्हें ये लगा कि शायद ये कोई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने लगातार कई दिनों तक उस स्टार की इमेजेस ली तो उन्हें ये कन्फर्म हो गया कि वो कोई स्टार नहीं बल्कि एक प्लैनेट है, क्योंकि वो अपनी जगह पर फिक्स नहीं था
बल्कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहा था। तो फाइनली उन्होंने एक मूविंग स्टार ढूंढ निकाला और यूं प्लैनेट एक्स डिस्कवर हुआ। दोस्तों प्लैनेट एक्स अब डिस्कवर हो चुका था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एस्ट्रोनॉमर्स से उस प्लैनेट का नाम डिसाइड नहीं हो पा रहा था। उनके पास बहुत सारे नेम्स की सजेशंस आने लगी, जैसे क्रोनस, एटलस, एरेबस, पर्सिफोन और प्रोमीथियस वगैरह वगैरह। खैर उनके पास बहुत सारे नेम्स थे, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि इनमें से कोई भी नाम इस प्लैनेट के लिए परफेक्ट होगा। तो काफी सारे सजेशंस आने के बाद उन्हें जो नाम सबसे अच्छा लगा वो था प्लूटो। दोस्तों मजे की बात यह है कि ये नाम एक 11 साल की छोटी सी बच्ची ने सजेस्ट किया था, जिसका नाम था वेनेशिया बर्ने। वेनेशिया को लगा कि प्लूटो नाम इस प्लैनेट के लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि दोस्तों रोमन मैथोलॉजी में प्लूटो एक ऐसे गॉड का नाम था जो कि अंडरवर्ल्ड पर राज करता था। तो वहीं अगर हम प्लैनेट एक्स को देखें तो प्लैनेट एक्स भी एक ऐसी जगह पर था जो कि लगभग अंडरवर्ल्ड की तरह ही है, यानी काइपर बेल्ट। और अगर आपको काइपर बेल्ट का नहीं पता तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि प्लैनेट नेपच्यून के आगे एक ऐसा रीजन स्टार्ट होता है जहां ट्रिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक गोल चक्कर बनाकर सन के गिर्द ऑर्बिट कर रही हैं, जिसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स और आइसी रॉक्स वगैरह शामिल हैं। तो दोस्तों स्पेस के इस रीजन को हम काइपर बेल्ट कहते हैं, और काइपर बेल्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट सबसे बड़ी है तो वो प्लूटो ही है। तो शायद अब ये कहना गलत नहीं होगा कि काइपर बेल्ट एक अंडरवर्ल्ड है और प्लूटो उस अंडरवर्ल्ड का राज है। तो यही वो वजह थी कि प्लैनेट एक्स का नाम प्लूटो रखा गया और फिर 1930 में ही इसे 9th प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया। वेल सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट अब डिस्कवर हो चुका था, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि इस प्लैनेट का साइज आखिर कितना है। तो दोस्तों अगर बात करें प्लूटो के साइज की, तो शुरुआत में साइंटिस्ट को ये लगा कि प्लूटो अर्थ से बहुत बड़ा है और इसका साइज भी शायद यूरेनस और नेपच्यून के जितना है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। दोस्तों जैसे जैसे प्लूटो को स्टडी किया जाता रहा तो ये पता चलता गया कि प्लूटो ना तो अर्थ से बड़ा है और ना ही ये हमारी अर्थ के जितना है, बल्कि असल में ये तो हमारे मून से भी छोटा है। जी हाँ दोस्तों, प्लूटो का साइज हमारे मून का लगभग आधा है, और अगर हम प्लूटो का साइज अर्थ से कंपेयर करें तो अर्थ की चौड़ाई प्लूटो से 6 गुना ज्यादा है, और अगर अर्थ के अंदर प्लूटोस को भरा जाए तो इसमें लगभग 170 प्लूटो आराम से फिट आ जाएंगे। तो इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि प्लूटो कितना छोटा होगा। तो ये तो हो गया प्लूटो का साइज। चलो अब बात कर लेते हैं प्लूटो के डिस्टेंस की। तो दोस्तों अगर बात करें डिस्टेंस की, तो प्लूटो इतना दूर है कि आजकल के मॉडर्न टेलीस्कोप्स भी उसकी इमेजेस को सही से कैप्चर नहीं कर पाते। दोस्तों प्लूटो सन से 7.4 बिलियन किलोमीटर्स या फिर 49.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। और अगर आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम साइंस की लैंग्वेज में एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। यानी जैसे प्लूटो सन से 49 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है, तो इसका मतलब वो सन और अर्थ से 49 गुना ज्यादा फासले पर है। और जैसे कि मैंने बोला कि प्लूटो सन से इतना दूर है कि आजकल के मॉडर्न टेलीस्कोप्स भी उसकी इमेजेस को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाते। तो ये है प्लूटो की वो इमेजेस जो कि हबल टेलीस्कोप ने ली हैं। इनमें आप देख सकते हो कि प्लूटो कितना फजी दिखाई दे रहा है। ना तो प्लूटो का सही से कलर दिख पा रहा है और ना ही उसकी डिटेल्स दिख रही हैं। तो यही वजह थी कि साइंटिस्ट को प्लूटो को स्टडी करने में दिक्कत हो रही थी, और वो ये समझ चुके थे कि अगर उनको प्लूटो को अच्छे से स्टडी करना है तो उन्हें प्लूटो पर एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट भेजना पड़ेगा। और यही सब सोचकर वो एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करते हैं जिसका नाम था न्यू होराइजन्स। दोस्तों न्यू होराइजन्स अब तक का इकलौता ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि प्लूटो पर गया। इसको स्पेशली इसीलिए बनाया गया था कि ये प्लूटो पर जाकर हमें उसकी क्लियर इमेजेस दिखाए और साथ ही साथ प्लूटो को स्टडी भी करे। तो जैसे ही न्यू होराइजन्स प्लूटो पर पहुंचकर उसकी इमेजेस लेता है तो वो इमेजेस कुछ ऐसी होती हैं। अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हो कि प्लूटो के कलर्स कितने क्लियर हैं और कैसे प्लूटो की सारी डिटेल्स नजर आ रही हैं। दोस्तों न्यू होराइजन्स को 2006 में लॉन्च किया गया था, जो कि प्लूटो के पास फिर 2015 में पहुंचा। यानी उसे प्लूटो तक पहुंचने में पूरे 9 साल लग गए। और अपने 9 साल के इस लंबे सफर में उसने क्या कुछ देखा, ये एक काफी लंबा टॉपिक है जिस पर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वैसे तो न्यू होराइजन्स प्लूटो पर जाने वाला इकलौता स्पेसक्राफ्ट है, लेकिन न्यू होराइजन से पहले वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को भी लॉन्च किया गया था, जिन्हें हमारे सोलर सिस्टम के गैस जायंट्स को स्टडी करना था। वॉयेजर 1 ने जुपिटर और सैटर्न को स्टडी किया था और वॉयेजर 2 ने यूरेनस और नेपच्यून को। अब फैक्ट ये है कि अगर साइंटिस्ट चाहते तो वो वॉयेजर 1 और 2 को प्लूटो पर भी भेज सकते थे, लेकिन तब तक उनके माइंड में ये बात आई नहीं थी और प्लूटो पर भेजने की बजाय उन्होंने इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को इंटरस्टेलर स्पेस में भेज दिया।
दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि प्लूटो सन से पूरे 7.4 बिलियन किलोमीटर्स दूर है, तो ये दूरी इतनी ज्यादा है कि प्लूटो पर सनलाइट ना होने के बराबर है। दोस्तों प्लूटो पर सन की लाइट 1% से भी कम पहुंचती है और यही वजह है कि प्लूटो का आसमान इतना काला है कि आपको वहां दिन में भी स्टार्स आराम से दिखाई देंगे। और इसी तरह अगर टेम्परेचर की बात करें तो प्लूटो का टेम्परेचर सभी प्लैनेट्स से ज्यादा ठंडा है। जहां यूरेनस का लोवेस्ट टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस और नेपच्यून का -214 डिग्री सेल्सियस है, वहीं प्लूटो का टेम्परेचर -233 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि इसको बाकी सभी प्लैनेट से ज्यादा ठंडा बनाता है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं तो उनका ऑर्बिट राउंड नहीं बल्कि एलिप्टिकल है, यानी सभी प्लैनेट्स एक सर्कल में ऑर्बिट नहीं करते बल्कि एक एग शेप पाथ में ऑर्बिट करते हैं, जिसे हम एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। तो सभी प्लैनेट्स का ऑर्बिट थोड़ा थोड़ा एलिप्टिकल है, लेकिन वहीं अगर हम प्लूटो को देखें तो प्लूटो का ऑर्बिट थोड़ा नहीं बल्कि एक्सट्रीमली एलिप्टिकल है। इनफैक्ट ये इतना ज्यादा एलिप्टिकल है कि कभी कभी प्लूटो अपने ऑर्बिट में नेपच्यून से आगे आ जाता है और 8th प्लैनेट बन जाता है। और ये कैसे होता है, चलो मैं समझा देता हूँ। दोस्तों जब प्लूटो अपने ऑर्बिट में सन के सबसे दूर वाले पॉइंट पर होता है तो इसका डिस्टेंस 7.4 बिलियन किलोमीटर्स होता है, जिसे हम एफिलियन कहते हैं। और ऐसे ही जब प्लूटो सन के सबसे क्लोज वाले पॉइंट पर आ जाता है तो इसका डिस्टेंस 4.4 बिलियन किलोमीटर्स रह जाता है, जिसे हम पेरिहीलियन कहते हैं। और इसी पॉइंट पर आकर प्लूटो नेपच्यून से आगे आ जाता है, क्योंकि दोस्तों नेपच्यून का डिस्टेंस 4.5 बिलियन किलोमीटर्स है, बट प्लूटो इस पॉइंट पर 4.4 बिलियन किलोमीटर्स दूर होता है। और ऐसा एक बार हो भी चुका है। दोस्तों फरवरी 1979 से लेकर फरवरी 1999 तक, यानी पूरे 20 सालों तक प्लूटो नेपच्यून से आगे था और सोलर सिस्टम का 8वां प्लैनेट था, जो कि काफी इंटरेस्टिंग बात है। ऐसे ही दोस्तों अगर रोटेशन की बात करें तो प्लूटो भी वीनस और यूरेनस की तरह क्लॉकवाइज रोटेट करता है। जहां सभी प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, वहीं ये तीनों क्लॉकवाइज घूमते हैं। दोस्तों वैसे तो प्लूटो साइज में मरक्यूरी और वीनस दोनों से ही बहुत छोटा है, लेकिन मरक्यूरी और वीनस दोनों के पास एक चीज ऐसी नहीं है जो प्लूटो के पास है, और वो चीज है मून। जी हाँ दोस्तों, जहाँ मरक्यूरी और वीनस के पास अपना एक भी चांद नहीं है, वहीं प्लूटो के पास पूरे 5 चांद हैं, जो है निक्स, स्टिक्स, हाइड्रा, कैरबरस और सबसे स्पेशल कैरोन। क्योंकि दोस्तों कैरोन प्लूटो का सबसे बड़ा चांद है, जो कि प्लूटो के साथ डांस करता रहता है। यानी वो प्लूटो के गिर्द तो ऑर्बिट करता ही है, लेकिन साथ साथ प्लूटो को भी अपने गिर्द ऑर्बिट कराता है। और ये सब कैरोन के बड़े साइज की वजह से होता है। दोस्तों कैरोन का साइज प्लूटो का लगभग हाफ है, और यही वजह है कि कैरोन की ग्रेविटी प्लूटो पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, जिसकी वजह से प्लूटो और कैरोन दोनों ही एक दूसरे के गिर्द घूमते रहते हैं। दोस्तों जब मैं ये सब पढ़ रहा था तो मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज और पढ़ी, और वो ये कि अगर प्लूटो एक प्लेनेट ना होता तो आज ये नेपच्यून का एक चांद होता। बिकॉज काफी साइंटिस्ट का ये मानना है कि एक टाइम ऐसा था जब प्लूटो और ट्राइटन दोनों ही नेपच्यून के पास से गुजरे। प्लूटो तो नेपच्यून के पास से निकल गया, लेकिन ट्राइटन को नेपच्यून की ग्रेविटी ने कैप्चर कर लिया और उसे अपना एक चांद बना लिया। यानी अगर प्लूटो भी नेपच्यून के ऑर्बिट में आ जाता तो आज ये भी ट्राइटन की तरह नेपच्यून का एक चांद होता। दोस्तों प्लूटो के बारे में बताने को अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे। तो चलो अब मैं ज्यादा बातें नहीं करता और आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि प्लूटो आखिर एक प्लेनेट क्यों नहीं है। तो चलो अब बात करते हैं प्लूटो के डाउनग्रेड की। दोस्तों 1930 से लेकर 2006 तक, यानी पूरे 76 सालों तक प्लूटो एक प्लेनेट रहा, बट 2006 में प्लूटो को प्लेनेट की लिस्ट से हटा दिया गया। और ऐसा क्यों हुआ, चलो समझ लेते हैं। दोस्तों बात कुछ यूं है कि प्लूटो के अलावा और भी बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स ऐसी हैं जिन्हें प्लेनेट बनाया जा सकता था। जैसे सीरिस नाम के इस ड्वार्फ प्लेनेट को ही देख लो। ये ड्वार्फ प्लेनेट मार्स और जुपिटर के बीच यानी एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद है, तो ये भी तो एक प्लेनेट बन सकता था ना। इसके अलावा दोस्तों काइपर बेल्ट में भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि सन के गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं, जैसे एरिस, हाउमिया और माके वगैरह वगैरह। तो अब अगर इन सभी ऑब्जेक्ट्स को प्लैनेट्स बना दिया जाता तो सोलर सिस्टम में इतने ज्यादा प्लैनेट्स हो जाते जिनका शायद नाम याद करना भी मुश्किल हो जाता। तो यही सब सोचकर 2006 में IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एस्ट्रोनॉमर्स ने एक प्लैनेट के लिए कुछ शर्तें रख दी। उनके मुताबिक अगर कोई ऑब्जेक्ट उन सारी शर्तों को पूरा करेगा तो वही ऑब्जेक्ट एक प्लैनेट बनेगा। और वो शर्तें ये थी, प्लैनेट को एक सेलेस्टियल बॉडी होना चाहिए और सन के गिर्द ऑर्बिट करना चाहिए, जो कि प्लूटो करता ही है। प्लैनेट के पास इतना मास होना चाहिए कि वो अपने आप को ऑलमोस्ट एक राउंड शेप में ढाल सके, तो प्लूटो ये शर्त भी पूरी करता है।
प्लैनेट को एक मून नहीं होना चाहिए। तो प्लूटो कोई मून तो है नहीं। चौथी और आखिरी शर्त, प्लैनेट के ऑर्बिट में उसका नेबरहुड क्लियर होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब? पहले तो मुझे भी इसका मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन काफी स्टडी करने के बाद मुझे समझ आ गया। दोस्तों, इसका मतलब है कि प्लैनेट के पास एटलीस्ट इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए जिससे वो अपने ऑर्बिट को क्लीन रख सके। यानी वो अपने ऑर्बिट में आने वाली किसी भी चीज को अपनी ग्रेविटी से ही धक्का मारकर ऑर्बिट से बाहर निकाल दे, फिर चाहे वो कोई एस्ट्रॉइड हो या फिर कोई ड्वार्फ प्लैनेट। तो अनफॉर्चुनेटली प्लूटो ये शर्त पूरी ना कर सका। प्लूटो के पास इतनी ग्रेविटी नहीं है कि वो अपना ऑर्बिट क्लीन रख पाए, और यही वजह है कि प्लूटो को 2006 में ही प्लैनेट्स की लिस्ट से निकाल दिया गया और उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया। यानी ऐसा प्लैनेट जो कि इन सभी कंडीशंस में से कोई ना कोई कंडीशन मिस कर रहा हो। तो अगर आपने अपनी बुक्स में प्लूटो को एज ए 9th प्लैनेट पढ़ा था तो डेफिनेटली आपको अब थोड़ा सैड फील हो रहा होगा, क्योंकि ये छोटा प्लूटो कभी बचपन में छोटे बच्चों का फेवरेट प्लैनेट हुआ करता था। तो आई होप आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। आपको तो पता ही है कि इन वीडियोस पर कितनी स्टडी होती है और फिर इनकी कितनी ज्यादा एडिटिंग करनी पड़ती है। तो यार मेरी इस एफर्ट पर एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक लाजमी करना। और अगर ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना पसंद करते हो तो मेरे इस छोटे से चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके रख लेना। बस तो फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।